तो दोस्तों कैसी चल रही है प्रिपरेशन। आई होप अच्छी चल रही होगी। तो इस सीरीज़ में जैसा आपको पता है मैं एनडीए सीडीएस के पीवाईक्यू करा रहा हूँ, जिसमें आपको दोनों ही एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट होगा यार। और कोई भी और डिफेंस एग्ज़ाम जैसे सीएपीएफ एफकैट की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, उसमें भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि एनडीए सीडीएस के पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है हर डिफेंस एग्ज़ाम के लिए। तो हम बायो से स्टार्ट कर रहे थे, हमने 2 वीडियोस कर चुके हैं, अब हम नेक्स्ट कर बढ़ते हैं आगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज का। यस सर, स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन होगा भाई, ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स। अब ऑस्मोसिस क्या होता है स्पेसिफिकली यहाँ पूछा है, सेल के रिलेशन में ऑस्मोसिस कैसे होता है। तो चलो देखते हैं। मैंने एक अच्छी सी वो ढूंढ के रखा है डायग्राम आपके लिए। तो क्या होता है कि यार जब भी कोई भी, देखो नेचर का ये लॉ है, कोई भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ही मूव करती है। चाहे वो आप ग्रेविटी के फोर्स से वाटर का मूवमेंट देख लीजिए, चाहे कुछ भी चीज़ हो जाए, इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करता है नेचर। तो ऐसे ही वाटर के केस में भी ऐसा है, जब कोई भी सेल वाटर में रख दिया जाता है तो क्या होता है, जहाँ भी सेल वाटर का कंसंट्रेशन हाई है या फिर कोई भी सॉल्यूशन का, नॉट ओनली वाटर, उसका कंसंट्रेशन हायर है, तो वो चीज़ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कैरी करेगी। कंसंट्रेशन मतलब जहाँ पे उसका अमाउंट ज़्यादा है, नॉर्मल लैंग्वेज में, बेसिक लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हैं कि ज़्यादा है, जहाँ चीज़ ज़्यादा से कम की तरफ भागेगी चीज़ों को बराबर बनाने के लिए। तो ऐसे ही कभी भी अगर सेल को हम, जैसे ये सेल है, अब इसको हमने ऐसे सॉल्यूशन के अंदर रख दिया जहाँ पर बाहर तो वाटर का कंसंट्रेशन या सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है, सेल के अंदर ज़्यादा है। मान लो वो सॉल्यूशन पानी है, पानी वाटर के बाहर उसका कंसंट्रेशन कम है, सेल के अंदर ज़्यादा है। तो अभी मैंने बताया कि कैसे कहाँ पे मूवमेंट होती है, ज़्यादा से कम की तरफ। तो पानी सेल से बाहर की तरफ आएगा, सेल से बाहर की तरफ। इसको लाल कर लूँ क्या, लाल कर लेते हैं, है ना। पानी बाहर से अंदर की तरफ आए, अंदर से बाहर की तरफ आएगा। बाहर क्योंकि कम कंसंट्रेशन है, अंदर ज़्यादा है, तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ऑब्वियसली पानी बाहर आ जाएगा जब। तो ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें सेल श्रिंक हो जाता है क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन कम होता है, सेल के बाहर कोई भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम होता है, सेल के अंदर उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो पानी जो भी वो सॉल्यूशन है, नॉट ओनली वाटर, अंदर से बाहर की तरफ भागेगा, तो सेल हो जाएगा श्रिंक। ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। सेल विल श्रिंक एंड रिंकल्स, है ना, श्रिंक हो जाएगा तो रिंकल्स हो जाए, रिंकल्स आ जाएंगे उसकी बाउंड्री पे। तो ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम इसे बोलेंगे। अब कैसे याद रख सकते हैं, देखो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, ऐसे सिमिलर से नाम है, जैसे मैंने याद रखा था तो वो रखा था हाइपरटोनिक। हाइपर हो जाते हैं ना, गुस्सा हो जाते हैं तो घर से थोड़ा बाहर आ जाते हैं एयर लेने के लिए, क्या चल, ऐसे बोलते बोलते क्या चल रहा है घर में, हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ये सब चीज़ है ना। तो जब भी हम गुस्सा हो जाते हैं घर से बाहर की तरफ आए तो हाइपरटोनिक, वाटर विल ऑल्सो रश आउटसाइड ऑफ द सेल। ऐसे ही दूसरा है हाइपोटोनिक। जब पहले हाइपरटोनिक में क्या था, बाहर कंसंट्रेशन कम थी इसलिए पानी अंदर से बाहर। इस केस में अगर अंदर कंसंट्रेशन कम है और बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है सेल के, तो पानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ रश करेगा, तो मतलब सेल के अंदर घुस जाएगा पानी, या फिर कोई और भी सॉल्यूशन है तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। देखो बड़ा हो गया, तो सेल विल स्वेल। और अगर बहुत ज़्यादा पानी अंदर आ गया तो बर्स्ट भी हो सकता है। ऐसे सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक, हाइपो, अब मोटे हो जाते हैं ना, हाइपो, तो हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होता है, सेम कंसंट्रेशन है बाहर भी और अंदर भी, तो कोई मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होगा। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, नेचर क्या करता है यार, इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करता है कि चीज़ें सेम हो। तो जब चीज़ें सेम हो जाती है तो कोई मूवमेंट नहीं होगा। अब देखो मैंने भी यहाँ बताया कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करती हैं चीज़ें। सॉल्यूशन, ये कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, नॉट ओनली वाटर, कोई भी सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के अंदर 2 चीज़ होती है, सॉल्यूट। वैसे ये टॉपिक इससे रिलेशन में नहीं है, बट एज अ टीचर मेरा फर्ज बनता है थोड़ा बताऊँ मैं सॉल्यूट। और अगर आपको ये सॉल्यूट सॉल्वेंट देखना है तो मेरी सीरीज़ है सीडीएस और एनडीए के ऊपर ही, जिसमें मैंने सारा साइंस कवर करा है, उसमें केमिस्ट्री के सेक्शन में देखना। थोड़ा बहुत पता है तो सुन लो। सॉल्यूशन के बारे में है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है।
अब सॉल्यूट तो कौन सी चीज़ होती है जो कम मात्रा में प्रेजेंट होती है, कम क्वांटिटी में, जैसे पानी के अंदर नमक घोल दिया तो नमक कम क्वांटिटी में तो वो सॉल्यूट है। सॉल्वेंट क्या है, वाटर और नमक के सॉल्यूशन में वाटर जो ज़्यादा क्वांटिटी में। अब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है, ये सॉल्यूट के लिए तो ठीक है ना, क्योंकि सॉल्यूट की बात कर रहे हैं कि वाटर, मान लो सॉल्ट सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करेगा। बट अगर आपसे पूछ ले पेपर में सॉल्यूट की मूवमेंट कैसी होगी, सॉल्यूट की मूवमेंट कैसी होगी, तो भाई सॉल्यूट करता है उल्टा मूवमेंट। कैसे? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अब ऐसा क्यों सर भाई? अब ये चीज़ आप एक बार साइंस की वीडियोस में देख लेना, मैंने बताया हुआ है ढंग से, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट हाँ ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखना। सॉल्यूट उल्टा मूवमेंट करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं दोबारा अपने इस टॉपिक पे। इसमें कुछ सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं होता, इसमें तो नॉर्मल ही रहता है। अब भाई इसके अंदर देखो एक चीज़ कि ना इनके कुछ और नाम भी होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, इनके कुछ और नाम भी होते हैं। अब वो नाम क्या होते हैं देखते हैं, ये मैंने आपके लिए रखा हुआ था भाई, यहाँ आ जा। प्लाज्मोलिसिस इससे कहते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को प्लाज्मोलिसिस भी कहते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मत जब पानी मतलब सेल श्रिंक हो जाता है, उस प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस भी कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, पूछ सकता है, पूछा भी हुआ है, PYQ दिखाऊंगा मैं भी आपको। प्लाज्मोलिसिस बेसिकली स्पेसिफिकली उसको कहते हैं जब सेल होता है, ये सेल है, मान लो एनिमल सेल है, ये एनिमल नहीं प्लांट सेल है, और बाहर सेल वॉल है। अब जो आपकी सेल वॉल होती है ना प्लांट सेल में, वो श्रिंक या फिर वो नहीं करती, जैसे श्रिंक करना या फिर स्वेल करना वो नहीं करती, वो अपनी जगह पे बनी रहती है। ये श्रिंक करना, स्वेल करना, और ये कौन करता है? ये अंदर की सेल मेम्ब्रेन करती है। तो जब सेल श्रिंक हो जाता है, छोटा हो गया और इनके बीच में गैप बढ़ गया है ना, जब छोटा हो जाएगा तो यहाँ गैप बढ़ जाएगा, तो इसी प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। कि जब प्लाज्मा श्रिंक होके स्मॉल हो गया और गैप यहाँ पे बढ़ गया, इसी को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। इसीलिए आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को प्लाज्मोलिसिस भी बोल सकते हो। ओके सर, और बताओ। दूसरी बात, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को और क्या बोलते हैं हम? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को हम बोल सकते हैं साइटोलिसिस। साइटोलिसिस स्पेसिफिकली उस मूवमेंट को बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं जब सेल स्वेल होके बर्स्ट हो जाता है, स्वेल होके बर्स्ट हो जाता है, वो साइटोलिसिस। हीमोलिसिस, हीमोलिसिस उस प्रोसेस, उस साइटोलिसिस को बोलते हैं कि जब RBC सेल, रेड ब्लड सेल स्वेल होके बर्स्ट हो जाता है। तो ध्यान रखना कि ये दोनों टर्म्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से कनेक्टेड है, दोनों ही स्वेल होता है और दोनों केस में बर्स्ट हो जाता है। हीमोलिसिस स्पेसिफिकली RBC के लिए। अब यार सिंपल सा है, हीमोग्लोबिन RBC कैरी करता है तो वो हीमोलिसिस इसके लिए है, तो याद करने में इतनी डिफिकल्टी नहीं है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं भाई, वेरी गुड। अब देखो इसी के ऊपर और कुछ क्वेश्चंस हैं ड्यूरिंग, ये आपके सारे CDF और NDA के ही क्वेश्चंस हैं। During a laboratory experiment, a student immerses a epidermis leaf peel in a hypotonic solution. After some time under the microscope, the student observed that, तो क्या हुआ यहाँ पे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो क्लियर बोला हुआ है। तो हाइपरटोनिक मतलब हाइपर होके बाहर भागता है, तो पानी बाहर, सॉल्यूशन बाहर चला जाएगा, सेल श्रिंक कर जाएगा। अब यहाँ पे पहले मैं आंसर बता दूँ, फिर एक दो चीज़ बताऊँगा। स्वेल हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ होगा। प्लाज्मोलाइज्ड हो गया, बिल्कुल, ये हमने देखा। और देख लेते हैं, बिल्ड अप टर्जर प्रेशर, टर्जिडिटी थोड़ी बढ़ाएगा, स्वेल थोड़ी होगा, ये श्रिंक हो जाएगा। सेल साइज अनइफेक्टेड नहीं, वो तो आइसोटोनिक में होता है जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही। तो देखो प्लाज्मोलिसिस बताया था, तो प्लाज्मोलाइज्ड हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना कि यार आपको ना एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग चीज़ें देता रहता है। मान लो आपने एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ा भी है, बट फिर भी आप क्या सोचोगे कि यार मैंने तो ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ा, लेबोरेटरी में स्टूडेंट इमर्स कर रहा है एपिडर्मिस लीफ को, मैंने ऐसा तो कहीं नहीं पढ़ा। अब एपिडर्मिस लीफ में होता है या नहीं होता, पता नहीं, करूँ ना करूँ, ये सब चीज़ें मत करो। पहली बात तो आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आने होते हैं, काफ़ी अटेम्प्ट करके आने होते हैं, और ख़ासकर ऐसा कुछ जो आपको क्लियर दिख रहा है।
तो उसमें अटेम्प्ट तो करो ही करो, और वो सही अटेम्प्ट करो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ साइंस में सारा एनसीईआरटी और जो बेसिक पढ़ा है उसी के बेसिस पे आता है, और कुछ भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो आपको एक तरह से कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन है इसी के बेसिस पे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अकर व्हेन अ एनिमल सेल इज सराउंडेड बाय मीडियम विद लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, है ना। तो अगर बाहर लोअर कंसंट्रेशन है, अंदर हायर है, तो हाई टू लोअर जाएगा, मतलब अंदर से बाहर पानी जाएगा, तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो सेल विल श्रिंक, लूज वाटर है ना, लूज वाटर करेगा, श्रिंक होता तो श्रिंक बता देते। ठीक है सर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस इमेज को 1 मिनट छोटा करो, इस भाई को दिखाओ। देखो ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं साइंस में जो थोड़े टफ माने जाते हैं, हो सकता है आप गलत करके आओ, ऐसे क्वेश्चंस को लीव करना ही सही है, क्योंकि ये 10th लेवल तक नहीं है, 11th 12th में भी ये नहीं, मुश्किल ही आता है। तो ये क्वेश्चंस होते हैं टफ लेवल के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ अगर एक बार आ गया तो उसको पढ़ो ज़रूर, क्योंकि आगे आ सकता है ऐसा कुछ। अब क्या बोला है कि प्रोटीन सिंथेसिस इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाउंड राइबोसोम, इट टारगेट्स द इनर thylakoid space of chloroplast. How many double layer membrane does it have to pass to reach its destination? तो मतलब क्या हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, और कितनी डबल मेम्ब्रेन की लेयर्स को पास करना पड़ेगा उसे। तो कहाँ से कहाँ जा रहा है, प्रोटीन राइबोसोम से लेकर इनर थाइलेकॉइड्स, किसके, क्लोरोप्लास्ट के। तो हमें एक चीज़ तो क्लियर समझ आ रही है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कोई चीज़ है, वहाँ पे प्रोटीन जा रहा है फाइनल सिंथेसिस के लिए। तो सबसे पहले प्रोटीन कहाँ से निकल रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकलेगा, है ना। देखो पहली यहाँ पे इतना तो आपको आना चाहिए, बस एक चीज़ नहीं पता आपको, ये वाली, ये कंफ्यूज कर सकते हैं, बाकी तो आप गैस कर सकते हो। गैस वर्क इसमें आप 2 ऑप्शन पे तो आ ही सकते हो। कैसे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आपको पता होना चाहिए 2 मेम्ब्रेन होती है, तो एक तो ये हो गया 1, 2 नहीं लिखना है, एक तो ये हो गया, है ना। कितनी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, एक राइबोसोम की मेम्ब्रेन होती है क्या, नहीं भाई, याद ये चीज़ें पिछली क्लास में बताई हैं, पिछले PYQ में, तो ये नहीं है। फिर आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर घुसेगा। अब देखो क्लोरोप्लास्ट की मैंने यहाँ पे अच्छी खासी इमेज बनाई हुई है आपके इंपॉर्टेंट के लिए। तो राइबोसोम से निकल गया, घुसेगा क्लोरोप्लास्ट में, तो क्लोरोप्लास्ट की डबल मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल होती है, तो एक और डबल मेम्ब्रेन 2। अब तीसरी चीज़ है थाइलाकोइड के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा से अटैच होता है थाइलाकोइड, जिसमें फाइनल सिंथेसिस में हेल्प करता है वो ATP की, उसको ATP को यूज़ करके आपका सेल के स्ट्रक्चर्स बनाने में हेल्प करता है। तो फाइनल आप प्रोटीन इसके अंदर जा रहा है, दूसरी डबल लेयर मेम्ब्रेन। अब थाइलाकोइड में जाने के लिए यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते थे कि सर इसकी डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है कि नहीं, है ना। ऑब्वियसली नहीं पता होगा आप लोगों को, तो इसकी भी होती है। तो आप कम से कम 2 या 3 में कन्फ्यूजन हो सकते थे, तो आप मतलब दो डबल लेयर मेम्ब्रेन है या 3, मतलब इन दोनों में तो 50-50 पे तो आप आ ही सकते थे अपनी इंफॉर्मेशन से। तो 50-50 पे अगर आ जाते हो तो हमेशा उस आंसर को करके आओ। तो यहाँ पे आंसर 3 था, 3 करके आए हुए, कोई आया हुआ ठीक है, 2 तो गलत है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे आप सारे क्वेश्चंस भी करोगे तो भी आपका एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, तो ध्यान रखना थाइलाकोइड के बारे में 2-3 चीज़ें, क्या कि भाई इसकी क्या है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है थाइलाकोइड की, और इसमें स्पेस होता है थाइलाकोइड के अंदर ही, और क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनेली है उसके अंदर एक और चीज़ होती है स्ट्रोमा। ये चीज़ ध्यान रखना, स्ट्रोमा कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है, पिछली क्लास में बता चुके हैं। क्लोरोफिल होता है इसके अंदर, है ना, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। सिर्फ ये ग्रीन ही नहीं होता, इसके ये साथ साथ वाइट और येलो पिगमेंट भी होता है इसके अंदर, ये भी चीज़ हम बता चुके हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, थाइलाकोइड डबल लेयर, थाइलाकोइड के अंदर थाइलाकोइड स्पेस है, स्ट्रोमा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है सर, आगे देखते हैं। ठीक है, लाइजोसोम इज फॉर्म फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली। लाइजोसोम तो हमने पिछली क्लास में सारे ऑर्गेनेली के बेसिक
फंक्शंस देखे थे। तो लाइसोसोम एक ऑर्गेनेल है, उसका बेसिक फंक्शन क्या है, उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होते हैं। तो कोई भी डेड सेल है जो अब सेल के काम का नहीं है, या फिर कोई भी बाहर से पैथोजन आ रहा है सेल को अटैक करने, उसको डिस्ट्रॉय करना हो, यहाँ तक कि अपने आप को भी डिस्ट्रॉय कर लेता है जब ये ओल्ड और डीजेनरेट होने लगता है। तो एक तरह से क्लीनअप का काम करता है सेल के अंदर, है ना। तो चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता है, क्लीनअप का काम करता है, ठीक है। लाइसोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेली। तो मैंने बताया था पिछली बार भी कि लाइसोसोम्स दो चीज़ों से बनते हैं, गोल्जी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका एंजाइम्स वाला पार्ट बनाता है ना, बाकी सब गोल्जी एपरेटस बनाता है। तो यहाँ पे लाइसोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच ऑफ द ऑर्गेनेली। अब देखो ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग पार्ट आ गया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आ गया, गोल्जीआई बॉडीज भी आ गई। अब गोल्जीआई बॉडीज बोला है यहाँ पर, ठीक है, और राइबोसोम बोला है। तो आप क्या करोगे यार, यहाँ पे सीधा सीधा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसमें कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मैंने बताया दोनों मिलके बनाते हैं। ER इसके एंजाइम्स बनाता है, गोल्जी एपरेटस इसकी अदर पार्ट्स बनाता है। बट यहाँ पे आपको गोल्जी बॉडीज बोला है, पूरा एपरेटस नहीं बोला, तो आई वुड गो विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इससे क्या एक चीज़ और पता चलती है, आप अपनी नॉलेज पे ट्रस्ट करो, है ना, जो आपको पता है, जो आपको आता है उस पर ट्रस्ट करो। तो आपको पता था कि एपरेटस पूरा होना चाहिए, बॉडीज़ सिर्फ नहीं बनाती, तो आपने इसलिए इस पर टिक कर दिया, ठीक है सर। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइसोसोम इज नॉट करेक्ट। लाइसोसोम का कौन करेक्ट नहीं है। दे आर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, अभी बताया, बिल्कुल ठीक। दे ऑल ब्रेक डाउन ऑल इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब देखो ये वाला क्वेश्चन था ना, ये आपका एनडीए का क्वेश्चन है, ये गलत था इसके आंसर्स में ना, तो ये सबको मार्क्स मिले होंगे। इससे क्या गलत था कि यार ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो यार, ये बात दोबारा बोल रहा हूँ, एनसीईआरटीज मतलब एक तरह से साइंस के लिए रामबाण है। मतलब उसकी एक एक वर्ड, और खासकर जो टॉपिक्स PYQ में आए हुए हैं उनके ऊपर एक एक वर्ड उठा के दे देंगे सीधा एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी में क्लियर लिखा हुआ है कि दे ब्रेक डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटीरियल। तो देखो उसी स्टेटमेंट का यूज़ करके यहाँ पे इसने एक गलत स्टेटमेंट बना दी, इनऑर्गेनिक। ज़्यादातर बच्चे इसको छोड़ देते हैं क्योंकि एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ते, और ये कोई कोचिंग वगैरह में बताएंगे नहीं, इसलिए साइंस के लिए तो 100% एनसीईआरटी ही से पे ही रिलाई करो। सोसाइटल बैग्स भी होते हैं, बिल्कुल सही। लाइसोसोम्स स्टॉप एंट्री ऑफ फॉरेन मटेरियल, ऐसा नहीं होता, उनका प्राइमरी काम ये नहीं है। तो यहाँ पे दो गलत स्टेटमेंट है एक तरह से, और ज़्यादा गलत ये थी तो इसे टिक करके आना था आपको। कोई नहीं, आगे चलते हैं। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ। देखो क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना सेल के अंदर, उनके बारे में आपको ढंग से पता होना चाहिए। ये सेल है, मान लो आपका, मैं सेल ड्रॉ करता हूँ, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ना, मैं सारा बताता हूँ, न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड, स्टार्टिंग में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको क्रोमैटिन बोलते हैं, क्रोमैटिन। तो ये ऐसे ही पड़ा रहता है सेल के अंदर मेनली। अब जब सेल डिवाइड होने लगता है, अब हमें पता है कि सेल एक अपने आप में से ही डिवाइड होता है। जब सेल डिवाइड होने लगता है, ये क्रोमैटिन क्रोमोसोम में बदल जाता है ना। ये क्रोमैटिन तभी क्रोमोसोम में बदल जाता है। और क्रोमोसोम कैसा स्ट्रक्चर होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम कैसा स्ट्रक्चर होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये चीज़ ध्यान रखोगे, ठीक है सर। अब क्रोमोसोम किस चीज़ का बना होता है, क्रोमोसोम के अंदर होता है DNA प्लस प्रोटीन। तो इसका आंसर तो प्रोटीन होगा। एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है क्रोमोसोम में, वैसे मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, वो होता है हिस्टोन है ना। हाउ इज हिस्टोन, उसकी टोन कैसी है। क्यों सर परेशान कर रहे हो, पढ़ा लो, चुप, पढ़ा ही रहा हूँ भाई, है ना। तो एक चीज़ और, हिस्टोन पॉजिटिव होता है, DNA नेगेटिव होता है इन चार्ज। ये चीज़ भी ध्यान रखना, बिल्कुल सर। अच्छा, एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि कुछ सेल्स में कुछ चीज़ें अलग होती हैं। जैसे काफ़ी बार जो हमारे स्पर्म सेल्स होते हैं, मेल्स के अंदर स्पर्म सेल्स होते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स, उसके अंदर हिस्टोन नहीं होता।
उसके क्रोमोसोम में हिस्टोन नहीं होता। क्या होता है हिस्टोन की जगह? एक और प्रोटीन होता है, प्रोटामाइन। ठीक है, पूछ सकता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक और दिक्कत है क्रोमोसोम डीएनए वगैरह के साथ, डीएनए का नाम आया है तो, कि भाई चलो पहले हिस्टोन के बारे में एक चीज़ और देख लो। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, अब सर ये प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, ये मैंने पिछली क्लास में बताया है भाई। कभी भी मेरी पिछली क्लासेस ज़रूर देखो, स्टार्टिंग से ये सीरीज़ देखो आप, है ना, सारी चीज़ें स्टार्टिंग सीक्वेंस वाइज होगी, तो पिछली 1-2 क्लास हैं वो ज़रूर देखो। तो प्रोकैरियोट्स मैंने बताया था, उन्हें बोल सकते हैं डिसेबल्ड टाइप ऑफ सेल्स। उनमें सारी चीज़ ढंग से नहीं होती, थोड़ी बहुत ही चीज़ अवेलेबल होती है बस। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर भी हिस्टोन नहीं होते, इनके अंदर भी हिस्टोन नहीं होते, तो चीज़ ध्यान रखना। ठीक है सर। अब जो फिर एक चीज़ और किस में हिस्टोन नहीं होते, ये भी देख ही लो, किस में हिस्टोन नहीं होते। और हमें पता है प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है? 2 सेल ऑर्गेनेली हैं आपकी, है ना। तो ये सेल ऑर्गेनेली के बारे में आपको पता है कि ये सेमी ऑटोनोमस है। सेमी ऑटोनोमस मतलब पूरे सेल में जो ऑर्गेनेली होती हैं उनमें से कुछ ऑर्गेनेली इनकी खुद की भी होती है, इनके पास अपनी। जैसे इनका खुद का डीएनए है, इनका खुद का राइबोसोम है, इन दोनों का, इसलिए इन्हें सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। काफ़ी चीज़ें खुद की खुद करते हैं। पर इनके पास डीएनए तो है, इनके पास भी हिस्टोन नहीं है। ध्यान रखना यार ये चीज़, किस किस के पास हिस्टोन नहीं है। काफ़ी अच्छी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। दूसरी प्रॉब्लम है अपनी वायरसेस के साथ। वायरसेस, हमें पता है डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। मतलब सेल कैसा बनेगा आगे जाके, आपकी नाक कैसी होगी, आपकी आँख कैसी होंगी, आपके बाल कैसे होंगे, ये सब इन्फॉर्मेशन डीएनए कैरी करता है। बट वायरसेस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल कैरियर है वो काफ़ी बार तो डीएनए होता है, बट कभी कभी आरएनए भी होता है। तो सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या क्या होगा? आरएनए होगा, है ना, ऐसा हो सकता है। बाकी ज़्यादातर में आरएनए नहीं होता, डीएनए ही होता है। अब ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं सर। ठीक है, अब ये आपका एक क्वेश्चन है कि भाई आपको इमेज दे दी सेल की और ये डैश डैश करके बता दी ये सब चीज़ें क्या है सेल में। तो बिल्कुल एनसीईआरटी ही है, आप एनसीईआरटी में पता होना चाहिए। तो अब मैंने भी एक सेल की इमेज ला दी भाई, हम भी तो ला सकते हैं भाई, हमारे को कम रोटी खाई है क्या? ऐसे बोलते हैं ना भाई, हमने कम रोटी खा रखी है? नहीं, हमने पूरी रोटी खा रखी है। तो हमने भी लिया इमेज, ये देखो क्या क्या चीज़ें होती हैं सेल की, ये ध्यान होने चाहिए। ये कौन सा टाइप ऑफ सेल है? ये एक एनिमल सेल की इमेज है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ ऐसा होता है, ये सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये देखो कांटे कांटे वाली चीज़, ये क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस दोनों सैक्स लाइक होते हैं। देखो ऐसे बैग टाइप होंगे, लंबे लंबे ऐसे बैग टाइप। देखो ये देखो गोल्जी एपरेटस है, सैक्स एंड शीट्स में होंगे। तो रफ वाला ये ऐसा रफ सा दिख रहा है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ, ये गोल्जी एपरेटस, ये वैक्यूल। राइबोसोम है छोटे छोटे छोटे, और जो खाली एरिया है ऐसा वाला, ये साइटोप्लाज्म है। हालांकि मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, बट एज अ टीचर मेरा फ़र्ज़ बनता है, तुम्हारा फर्ज बनता है दोबारा करो। तुम, मैं 2 बार कर रहा हूँ, तुम 5 बार करो। ये सेंट्रोजोम है भाई आपका। सेंट्रोजोम एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि ओनली एंड ओनली एनिमल सेल में होती है, ध्यान रखना। बाकी आगे मैंने रखा हुआ है आपके लिए कुछ, तो ये देख लेना, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, मैंने एक और इमेज आप लोगों के लिए रखी हुई है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, कौन सी चीज़? देखो दिख रहा है आपको क्लियर कि प्लांट सेल के पास क्या, ये प्लांट सेल है, इसके पास एक और एक्स्ट्रा ये बैरियर है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। इस बेचारे एनिमल सेल के पास नहीं है। ठीक है, और क्या डिफरेंस है भाई? प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल देखो कितना बड़ा है, ये 50 to 90% स्पेस कैरी करता है सेल की, काफ़ी बार 50 से 90%। इसमें बेचारा छोटा सा है, जैसे पीछे भी था, ये एनिमल सेल था ना, तो छोटा वैक्यूल है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली है। तीसरी चीज़ क्या है? सेंट्रोजोम। एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोजोम होता है, पीछे बताया मैंने, है ना, इसमें नहीं होता प्लांट सेल में। बाकी सारी चीज़ें दोनों में होती हैं, है ना।
बस ये चीज़ ध्यान रखना है, वैक्यूल बड़ा है उसका, सेल वॉल और सेंट्रोजोम। ओके सर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन बोथ, तो ये चीज़ आप खुद से बताना, कमेंट में बताओ या फिर कैसे भी बताओ, पर बताओ भाई, मेरे को मैसेज करके बताओ, है ना। पढ़ाते पढ़ाते यार बता, अगर कमेंट वगैरह करते हो तो क्या है ना, इंटरेक्शन होती है तो अच्छा लगता है। आगे देखो, सपोज ड्यू टू एक्सीडेंट द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ माउथ एंड ईसोफेगस ऑफ अ पर्सन आर इंजर्ड। ठीक है, मान ली भाई बात। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू विल बी अफेक्टेड, तो अगर किसी, अभी ईसोफेगस वगैरह क्या है, कोई भी बंदा एक्सीडेंट हो गया, ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या होती है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में हमारी फूड पाइप या फिर हमारी एयर पाइप, दोनों, ईसोफेगस हमारी फूड पाइप बोल सकते हो आप इसे। उसकी लाइनिंग ख़राब हो गई, अंदर की लाइनिंग जिससे बनी हुई है वो किस चीज़ की बनी होती है, बेसिकली ये पूछ रहा है, कौन से टिश्यू की। अब देखो इसके लिए पहले मैं आपको ढंग से टिश्यूज़ बताता हूँ कौन से होते हैं। पूछा है ना विच टाइप ऑफ एपिथीलियल, तो यार देखो एक टिश्यू होते हैं हमारे एपिथीलियल टिश्यू। एपिथीलियल टिश्यू का काम क्या होता है, वैसे हमारे बहुत टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एक तरह से जुड़ जाते हैं और अलग अलग काम करते हैं और वो टिश्यूज़ बना लेते हैं, टिश्यूज़ अलग अलग काम करते हैं। ऐसे एपिथीलियल टिश्यू का काम क्या है कि वो आउटर लाइनिंग ऑफ थिंग्स बनाता है, हमारी बॉडी की आउटर लाइनिंग, जैसे हमारी स्किन हो गई, ऑर्गन्स की आउटर लाइनिंग, माउथ की आउटर लाइनिंग, कवरिंग ऑफ थिंग्स, ये सब एपिथीलियल का काम है। तो एपिथीलियल भी डिफरेंट टाइप है ना, कहीं पे मोटी आउटर लाइनिंग चाहिए, कहीं पे पतली, कहीं पे अलग से डिफ्रेंशिएटेड, किसी और, क्योंकि किसी और चीज़ का, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग रोल है, स्किन का रोल अलग है, माउथ, ये सब का, तो अलग अलग एपिथीलियल है। तो देखो सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियल सिंपल सी होती है, पतली लाइनिंग होती है, थिन, फ्लैट, डेलिकेट, बहुत पतली। ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है आपकी ब्लड वेसल्स में, इसको और बड़ा करना, है ना, कहाँ कहाँ पाई जाती है आपकी ब्लड वेसल्स में, तो जहाँ जहाँ डेलिकेट लाइनिंग है, एल्विलॉय ऑफ लंग्स, लंग्स के एल्विलॉय में। अब ये क्या होता है भी अब आगे देखेंगे। बोमेंस कैप्सूल, ये किडनी के सेल्स के अंदर होता है, बोमेंस कैप्सूल फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं जो नेफ्रॉन्स के अंदर, तो यहाँ यहाँ होती है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, देखो यार ईसोफेगस तो यहाँ होती है, ईसोफेगस भी सिंपल स्क्वेमस का ही पार्ट है, गलती से लिख दिया होगा मैंने, ईसोफेगस भी सिंपल स्क्वेमस का ही पार्ट है। तो उसका आंसर क्या होगा हमारा, स्मूथ मसल एपिथीलियल है तो एपिथीलियल, बट कौन सा, स्क्वेमस एपिथीलियल, तो ये आंसर होगा, है ना। थिन होती है बेचारी, डेलिकेट है। फंक्शन क्या है इसका, रैपिड डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, इतना ध्यान रखने की जरूरत, रख भी सकते हो, ठीक है। फिल्ट्रेशन देखो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि जहाँ जहाँ ये पाई जाती है उस चीज़ का क्या फंक्शन है, तो वही इस टिश्यू का फंक्शन भी होगा। फिल्ट्रेशन जैसे किडनी के बोमेंस कैप्सूल का है, रैपिड डिफ्यूजन मतलब एल्विलॉय में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है, तो इसका भी वही काम है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफिकेशन मतलब लेयर्स हैं जिसके अंदर मल्टीपल, तो पहला सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारी स्किन, हमारी स्किन में भी डिफरेंट लेयर्स हैं। तो देखो स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, बिल्कुल, वेजाइना फीमेल पार्ट है, मल्टीपल लेयर्स होते हैं, ठीक है, मे बी क्यूबॉइडल, कॉल्यूमिनर, ये याद रखने की जरूरत है नहीं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस एंड वियर एंड टीयर, है ना, तो क्योंकि स्किन का देखो एग्जाम्पल्स का जो काम है वही इसका काम है, वही फंक्शन हो गया। तो स्किन का क्या काम है, आउटर वियर एंड टीयर को बचाना, और मैकेनिकल स्ट्रेस, गिर गए कहीं, लग गई कहीं, उन सबको बचाना। कॉल्यूमिनर, अब क्या होता है, कॉलम्स टाइप में होती है ऐसे, ठीक है, तो टॉल, नाम से पता चल रहा है, टॉल, पिलर लाइक, ये सब चीज़ें अलग से याद करने की जरूरत नहीं, हाँ रीड जरूर कर लेना है, बट ध्यान रहना चाहिए, कनेक्ट करते हुए पढ़ना है, ये कोई मतलब नहीं। एब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन, अब ये फंक्शन कैसे याद रखने, देखो पहले ये कहाँ पे पाई जाती है, लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, तो इन सब का काम क्या है, यही एब्जॉर्प्शन करना, एंजाइम सेक्रीट करना, तो इसका भी काम यही हो गया। सीलिएटेड कॉल्यूमिनर में क्या होता है, सीलिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे सीलिया डेवलप हो जाता है। तो जब कॉल्यूमिनर, ऐसे कॉल्यूमिनर ये है ऐसे, इनके ऊपर सीलिया डेवलप हो गया तो उसे सीलिएटेड कॉल्यूमिनर बोल दिया।
क्यों सीलिया डेवलप हो गया? क्योंकि वहाँ पे सीलिया की ज़रूरत होगी, है ना, तो उसका फंक्शन भी वही होगा जहाँ पे पाई जाती है। तो मेन इसका फंक्शन मैं बता देता हूँ। म्यूकस रेस्पिरेटरी ट्रैक पे पाई जाती है और उसमें हमारी म्यूकस स्टमक में प्रोड्यूस होती है, तो ऊपर तक आती है वो। तो ये जो सीलिया होते हैं कंटिन्यूस मूवमेंट से म्यूकस को नीचे करते रहते हैं या फिर ऊपर ले जाते रहते हैं। ठीक है भाई, ओविडक्ट्स में, है ना, फीमेल पार्ट है ओविडक्ट। क्यूबॉइडल क्यूब फॉर्म में होते हैं ऑब्वियसली। यहाँ पे क्या काम है पहले हम देखते हैं, पाए कहाँ जाते हैं फिर उससे पता चल जाए काम क्या है। किडनी ट्यूब्यूल्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, थायराइड यहाँ पे। तो सेक्रीशन है ना, जैसे सलाइवरी ग्लैंड सेक्रीट करती हैं, एब्जॉर्प्शन, ये सब चीज़ें। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल, हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होती हैं जो चीज़ें सेक्रीट करती हैं। चीज़ें मतलब जैसे वो सेक्रीट करेंगे आपके एंजाइम्स, है ना, जैसे सलाइवा सेक्रीट करना हो गया, ये सब चीज़ें तो वहाँ पे पाई जाती हैं। सलाइवरी, स्वेट ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड, ये सब जगह पे। सेक्रीशन ऑफ म्यूकस, एंजाइम, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। क्या सिंपल है? नाम देखो, कहाँ पे पाई जाती है वहाँ देखो और उससे फंक्शन को कनेक्ट कर लो बस। शेप भी ध्यान रखना, जहाँ पे शेप गिवन है, ये थिन होती है, यहाँ पे सीलिया होता है, पिलर लाइक, क्यूबॉइडल में क्यूब लाइक, तो आसान है मेरे हिसाब से। तो आगे देखते हैं सर। स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स आर फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ, कहाँ पाए जाते हैं हमने ये पढ़ा, ईसोफेगस। इन ग्रासेस इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज यूजुअली लोकेटेड एट, अब देखो ये एक और टाइप ऑफ टिश्यू है, मेरिस्मेटिक टाइप ऑफ टिश्यू, जो कि प्लांट्स के अंदर होता है, प्लांट टिश्यू है। इसके बारे में पूछ रहा है तो इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। देखो प्लांट्स के अपने अलग टिश्यू होते हैं, एनिमल्स के अपने अलग टिश्यू होते हैं। अभी एपिथेलियल जो हमने पढ़ा था वो एनिमल टिश्यू था। मेरिस्मेटिक टिश्यू हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक प्लांट टिश्यू है। मेरिस्मेटिक टिश्यूज क्या करते हैं? ग्रोथ, मेरिस्मेटिक टिश्यू ग्रोथ करते हैं। तो जहाँ भी ये प्रेजेंट होंगे वहाँ पे ग्रोथ करेंगे किसी भी टाइप की। तो अभी आपको 3 टाइप ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू पता होने ज़रूरी है और वो कहाँ होते हैं। एपिकल, इंटरकैलरी और लिटरल मेरिस्टेम। तो एपिकल टिप्स पे होता है ज़्यादातर, ये नॉड्स के पास होता है जहाँ पे लीव्स वगैरह होती हैं। लिटरल आपकी यहाँ पे गिर्थ पे, ये स्टेम पे होता है ज़्यादातर, स्टेम वगैरह पे। इनके बारे में आगे देखते हैं, टेबल है। तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट्स पे, शूट्स पे, जहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ चाहिए, जहाँ पे ना, है ना, लंबापन चाहिए जहाँ पे, जैसे कि ऊपर टिप्स और रूट्स पे, दोनों पे, वो एपिकल करता है। ये छोड़ो। डेंस साइटोप्लाज्म, अब मेरिस्मेटिक टिश्यू का एक खास बात है कि इनके डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं। ये जो है ना आपका डेंस साइटोप्लाज्म होता है यहाँ पे, मतलब सेल के अंदर ये जो बचा हुआ पार्ट है साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में सारी आपकी ऑर्गेनली, एक तरह से कह सकते हैं बॉडी की जो मेन पावर है वो साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई है। तो इसलिए यहाँ पे डेंस साइटोप्लाज्म चाहिए, क्योंकि इन्हें डिवाइड होते रहना है, पावर चाहिए। यहाँ पे मेरिस्मेटिक टिश्यूज में वैक्यूल भी नहीं होता। क्यों नहीं होता वैक्यूल? क्योंकि यार पहली बात तो प्लांट्स के अंदर वैक्यूल बहुत स्पेस ऑक्यूपाई करता है और वैक्यूल की नीड भी नहीं है मेरिस्मेटिक टिश्यू को। उसको तो ग्रो होना है एक के बाद एक, और इतनी स्पेस वो वैक्यूल को देना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये भी ध्यान रखना है। न्यूक्लियस लार्ज होता है इसमें, थिन वॉल्स, ये एपिकल के बारे में, थिन वॉल्स। वैक्यूल नहीं होता, ये सब में नहीं होता वैक्यूल, है ना। डेंस साइटोप्लाज्म। इंटरकैलरी कहाँ पे पाई जाती है? बेस ऑफ लीव्स, नॉड्स एंड इंटर नॉड्स। नॉड्स मतलब जहाँ पे पत्ते उगते हैं, इंटर नॉड्स मतलब नॉड्स, 2 नॉड्स के बीच में। बेस ऑफ लीव के बेस में, वही बता रहा हूँ मैं। लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? अलोंग साइड ऑफ स्टेम्स, स्टेम के साइड में पाया जाता है, वो यहाँ पे बताया मैंने। एंड रूट्स में भी पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। अरे क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना, रूट्स में भी पाया जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। पूछा हुआ है लेटर मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है CDS में आपका, तो ये ध्यान रखना। कैसा शेप है? सिलेंड्रिकल। इंटरकैलरी की कैसी शेप है? सिमिलर टू एपिकल है, सिमिलर फीचर्स है। ये फीचर्स तो कॉमन है सब में, डेंस साइटोप्लाज्म हो गया, नो वैक्यूल है, ये सब में कॉमन है। बाकी थिन सेल वॉल्स एपिकल की होती हैं,
इसकी भी थिन ही होती हैं। डिवाइड तो सभी करते हैं, दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। ये अब देखो, ये सेकेंडरी ग्रोथ लिखा हुआ है यहाँ पे। लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है आपका? सेकेंडरी ग्रोथ करता है। अब सर ये सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है भाई? प्राइमरी ग्रोथ क्या हो गई? आपने अपने आप को देखो, जब आप छोटे थे तो सबसे पहले आप जब 9th-10th में हम लंबे होने लगते हैं, जब आप लंबे होते हो ना, जब टॉल हो रहे होते हो, तो आप ना मोटे नहीं होते। जब आप टॉल हो रहे होते हो, धीरे धीरे हाइट बढ़ रही है जब भी आपकी, तो आप इतने मोटे नहीं होते। जब आपकी हाइट बढ़ना रुक जाती है तब आपकी वृद्ध बढ़ती है, ग्रिथ बढ़ती है, या तो मोटे होने लगते हो या मसल्स बढ़ने लगती हैं। तो वही चीज़ है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ इज योर लेंथ, सेकेंडरी ग्रोथ इज योर गिर्थ, मतलब आपकी वृद्ध कितनी है, मसल डेवलप होने लगेगी, बाकी है और ग्रोथ। तो लेटरल मेरिस्टेम आपकी ग्रिथ को, मतलब इसको मोटाई को बढ़ाता है, स्टेम की मोटाई को, तो इसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, इंक्रीज इन थिकनेस। अब कहाँ पे पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, कहाँ पे होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ये तो टिप्स शूट्स पता है, लीव्स। लेटरल मेरिस्टेम कैम्बियम में और पाया जाता है और कॉर्क में भी पाया जाता है, कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क क्या होता है आपका? आपके ट्री के स्टेम पे डेड सेल्स बन जाते हैं एंड में। आपकी ट्री की जो स्टेम और ब्रांचेस की जो आउटर लेयर है ना, बहुत डिफरेंट होती है, क्योंकि ब्रांच जो होती है ग्रो कर रही होती है अभी भी, बट स्टेम एक टाइम पे ग्रोथ रुक जाती है। तो जो सबसे आउटर जो आपकी लेयर है वो कॉर्क बोलते हैं उसे, वो एक टाइम के बाद डेड हो जाती है। तो कॉर्क कैम्बियम, जो कैम्बियम है, इसका मतलब सीधा आप ये ध्यान रखो, कैम्बियम भी लेटरल मेरिस्टेम का एक एग्जाम्पल है। कोई पूछे कैम्बियम क्या होता है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ लेटरल मेरिस्टेम। कैम्बियम ज़्यादातर आपकी कहाँ पे, वेस्कुलर कैम्बियम की जो बात कर रहे हैं। चलो कैम्बियम पे एक क्वेश्चन है आगे, वो भी देखते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो देखो क्वेश्चन है एक, देखते हैं। गिर्थ ऑफ द स्टेम ऑफ अ प्लांट इंक्रीजेज ड्यू टू डिवीजन इन। तो गिर्थ किससे बढ़ती है हमें पता है, लेटरल मेरिस्टेम ओनली, है ना, और तो कोई है नहीं। जैसे कि लेटरल एंड एपिकल, एपिकल तो पता है आपको लेंथ बढ़ाता है, गिर्थ का कोई मतलब नहीं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि यार आपने जो पढ़ा है उस पर रिलाय करो। ये पेपर में डाउट मत ले आना कि हाँ यार हो सकता है दोनों मिलके ग्रिथ बढ़ाते हो, ना मेंशन हो, नहीं। साइंस में जो मेंशन है उसी पे रिलाय करो, साइंस टेक्स्ट बुक्स में, एनसीईआरटी। यही पैटर्न है आपके डिफेंस एग्जाम्स का, कंफ्यूज मत हो। डैमेज टू दी एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम को अगर डैमेज कर दिया तो क्या कॉम्प्रोमाइज़ होगा, क्या इफेक्ट होगा? लेंथ ऑफ द प्लांट, है ना, सीधी सी बात। अब देखो ये कैम्बियम पे एक चीज़ आई है। कैम्बियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आगे जो पीछे बता रहा था, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। कैम्बियम कल को पूछने लगे आपसे, कैम्बियम ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, तो आपका जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाता है। अभी जाइलम और फ्लोएम क्या है सर? जाइलम फ्लोएम एक तरह से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ हैं, वो भी मैं आगे बताऊँगा। अब देखो ये जो कैम्बियम है, इसी की वजह से एक और चीज़ होती है, वो है एनुअल रिंग्स पाई जाती हैं आपकी, एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स क्या है? कभी भी पेड़ की स्टेम है ऐसे, उसको काटेंगे ना बीच में से, तो ऐसे ऊपर से आप ऊपर का व्यू देख रहे हैं अगर पेड़ का, तो काटने के बाद एरियल व्यू देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे रिंग्स बनी हुई है स्टेम में। इनको एनुअल रिंग्स बोलते हैं। और क्वेश्चन भी आए हुए यूपीएससी में कि भाई एनुअल रिंग्स आपकी क्या बताती हैं? एज ऑफ प्लांट बताती हैं। जितनी एनुअल रिंग्स उतना ही नंबर ऑफ ईयर्स, ऐसा कुछ होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ भी कैम्बियम के बारे में देख ली। आगे बताइए सर। एक चीज़ है आपकी, देखो जब मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू ग्रो होता है, टिश्यू क्या होता है? ग्रो होता है। और ग्रो होने के बाद वो टिश्यू किस में कन्वर्ट हो जाता है? परमानेंट टिश्यू में, है ना। ग्रो हो गया वो, अब उसने अपना काम कर दिया। जैसे कि अपनी बॉडी को ही देख लो, एक बार बॉडी ग्रो हो जाती है ना आपकी, जैसे दांत है, दांत हम बोलते हैं टूट जाते हैं इस एज में तो दोबारा नहीं आते, तो वही सेम चीज़ है कि भाई बॉडी एक टाइम पे ग्रो हो गई, अब परमानेंट टिश्यू बन गए। ये टिश्यू क्या होते हैं, वो ये ग्रो होने की एबिलिटी खो देते हैं प्लांट के अंदर, और अपना जैसे बन जाते हैं वैसे ही फंक्शन करते रहते हैं। तो इसी प्रोसेस को जब आप मेरिस्मेटिक टिश्यू से अलग अलग चीज़ें बना देते हो, लीव्स बना दी, स्टेम बना दिया, ये सब बना दिया और वो परमानेंट टिश्यू बन गए,
इसको बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। वही पूछ रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेरिस्मेटिक इनटू सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या बोलते हैं उसे, सेल डिफरेंशिएशन। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। इन इक्वेटिक्स प्लांट्स लार्ज एयर सैक्स गिव्स बयोंसे इफेक्ट। These sacs are surrounded by which of the following type of tissue? अब अलग अलग टिश्यू के नाम पे दिए हैं, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्केलेनकाइमा, क्या क्या है, तो इनको देखते हैं। देखो अभी हमने पढ़े मैरिस्मेटिक, फिर मैरिस्मेटिक से हमने देखा परमानेंट टिश्यू बनते हैं, तो वही परमानेंट टिश्यू हैं ये, सिंपल परमानेंट टिश्यूज। ये 3 टाइप के परमानेंट टिश्यू होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये प्लांट में पाए जाते हैं। तो देखते हैं ना भाई एक बार, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्केलेनकाइमा, इनकी सेल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पैरेन्काइमा क्या है, लिविंग है। कोलोनकाइमा भी लिविंग है, बट स्केलेनकाइमा क्या है, आपका डेड है। अब देखो पैरेन्काइमा की थिन वॉल्ड, इसकी इलोंगेटेड सेल्स विद इरेगुलर थिकनिंग एट कॉर्नर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि विच ऑफ देम हैज़ इरेगुलर थिकनिंग एट द कॉर्नर, बिल्कुल, तभी मैंने ब्लैक करे हुए हैं। अब इनका काम देख लो, पैरेन्काइमा का मेन काम है फूड स्टोर करना, स्केलेनकाइमा का मेन काम है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, और स्केलेनकाइमा का मेन काम है आपका स्ट्रेंथ देना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, वियर एंड टीयर से बचाना। स्केलेनकाइमा का एग्जाम्पल क्या है आपका, जो भी बादाम, अखरोट की आउटर कवरिंग जो हार्ड कवरिंग, कोकोनट हस्क होता है जो बाहर की आउटर कवरिंग हार्ड, वो सब डेड सेल्स और स्ट्रॉन्ग, ताकि सेल को डैमेज ना हो अंदर किसी भी तरह का, दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो यही चीज़ है, देखो फ्लेक्सिबिलिटी ये देता है, दिस स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, स्टोर्स फूड, ठीक है। ये सब चीज़ इनकी इंपॉर्टेंट है कि भाई स्केलेनकाइमा में एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, लिग्निन, लिग्निफाइड वॉल्ड, लिग्निफाइड वॉल्ड होती है। लिग्निन क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बना जाता है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहता, नो इंटरसेलुलर स्पेस, तभी तो स्ट्रॉन्ग होगा। पैरेन्काइमा में लूजली अरेंज्ड है, स्पेस ही स्पेस रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लार्ज स्पेस है। इसमें थोड़ा कम हो जाता है स्पेस, और स्केलेनकाइमा में बिल्कुल कम, तो इसमें रहता है, इसमें बहुत कम हो जाता है थोड़ा सा, इसमें तो होता ही नहीं। तो एग्जाम्पल बता रखे हैं, हस्क, नट कोट्स, वेरी हार्ड। अब ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ है ना, ये पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्केलेनकाइमा, ये तीनों के तीनों भाई कहाँ पाए जाते हैं, दे ऑल आर फाउंड बीनीथ एपिडर्मिस। अभी एपिडर्मिस क्या होती है, हमारी स्किन जिससे बनी है। आउटर लेयरिंग एपिडर्मिस इज अ टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स, अभी बताया था स्किन इज अ टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल, और स्किन भी किसका टाइप है, एक एपिडर्मिस, मतलब एपिथेलियल सेल्स पढ़े थे हमने, एपिथेलियल का एक टाइप है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस भी काफ़ी चीज़ों की आउटर कवरिंग होती है जैसे हमारी स्किन। तो एपिडर्मिस, और प्लांट्स में भी एपिडर्मिस ही होती है, प्लांट्स की भी सारी आउटर कवरिंग एपिडर्मिस की बनी होती है, लिख सकते हो अपने किसी नोट्स में, प्लांट्स की आउटर कवरिंग एपिडर्मिस की बनी है। तो ये सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, टिश्यूज़ तीनों एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं, बीनीथ एपिडर्मिस, ध्यान रखना तीनों ही। अब एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं, और अलग अलग सेल प्लांट के अंदर अलग अलग लोकेशन पे भी मिलते हैं, जैसे कि ये ज़्यादातर लीव स्टाल्क्स में मिलता है, मतलब एंड ऑफ द लीव्स में, टेंड्रिल्स, बेल वगैरह के वहाँ पे मिलेगा। ये कहाँ पे मिलता है मैंने बता ही दिया, इनके काम मैंने बता दिए। अब पैरेन्काइमा में कुछ स्पेशलिटीज़ होती हैं, जैसे कुछ पैरेन्काइमास में ना क्लोरोफिल स्टोर्ड होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल स्टोर्ड होता है, तो उसको बोलते थे हम क्लोरनकाइमा। और कुछ पैरेन्काइमास में मैंने बताया काफ़ी इसके अंदर वैसे ही लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस रहता है ना। कुछ पैरेन्काइमास के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो जाता है, क्यों, क्योंकि ऐसे प्लांट जो कि पानी में रहते हैं उनको तैरने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे स्पेस ज़्यादा चाहिए, ताकि बयोन से क्या होता है, साइंस पे हम आगे पढ़ेंगे, वो मतलब एक फिनोमेना है जिससे पता चलता है कि कोई भी चीज़ लिक्विड पे तैर सकती है कि नहीं। तो बयोन से बढ़ जाता है प्लांट्स का, अगर स्पेस ज़्यादा है तो डेंसिटी कम हो जाती है, तो वो तैरने लगती है चीज़, तभी ऐसे सेल्स को, ऐसे पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा बोलते हैं, जिनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, एयर कैविटी ज़्यादा है, जिससे हेल्प होती है पानी पे तैरने में। बिल्कुल सही सर। तो ये सारी चीज़ें थी सिंपल परमानेंट टिश्यूज़,
जो कि मेरिस्मेटिक टिश्यू ग्रो होने के बाद परमानेंट टिश्यूज में बदल जाते हैं, है ना। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यूज हैज़ डेड सेल्स। अभी बताया डेड सेल्स किस में होते हैं? स्केलेनकाइमा में। जाइलम इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा, जाइलम की बात हुई है, पीछे भी हुई थी बट यहाँ पे मैं ढंग से बताता हूँ। देखो जब मेरिस्मेटिक टिश्यू ग्रो हुआ परमानेंट टिश्यू में बदला, तो परमानेंट टिश्यू भी दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट मतलब एक ही तरह के सेल्स होते हैं उनमें, सिंपल सिंपल काम कर रहे हैं अपना, शरीर से हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट मतलब काफ़ी बड़ा काम कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के सेल से मिलके बने हैं। तो सिंपल परमानेंट हमने देखे 3 तरह के, कॉम्प्लेक्स परमानेंट 2 तरह के पढ़ने हैं आपको, जाइलम और फ्लोएम। हमने काफ़ी बार सुना है, देखते हैं क्या होते हैं। तो भाई जाइलम का मेन काम होता है पानी और मिनरल्स वगैरह ले जाना। फ्लोएम का काम क्या होता है? फूड को ट्रांसफ़र करना। फूड जो हमारे लीव्स में बनता है, लीव्स से पूरी बॉडी में जाता है प्लांट की। जाइलम यूनिडायरेक्शनल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में चल सकता है, बस वो नीचे से ऊपर आता है। फ्लोएम मल्टी डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल, मतलब ऊपर से नीचे भी, नीचे से ऊपर भी, है ना। क्या पता खाना भाई नीचे वाली पत्ती में बनने लगे तो नीचे वाली पत्ती से ऊपर खाना लेके जाना पड़े, ऊपर वाली लीव में बनने लगे ऊपर से नीचे खाना, ये सब चीज़ें। एनर्जी ज़्यादा रिक्वायरमेंट, जाइलम को एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बिना एनर्जी के, बिना जो खाना बना, खाने से एनर्जी मिली प्लांट की, उस एनर्जी को बिना यूज़ करे ही अपना काम कर लेता है। कैसे? ट्रांसपायरेशन से। ट्रांसपायरेशन एक प्रोसेस होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपायरेशन एक प्रोसेस होता है जिससे ये अपना काम कर लेता है। अब वो क्या होता है वो आप मेरी साइंस की वीडियोस में देखिए, ऐसे तो क्लास 10 घंटे की हो जाएगी, है ना। ट्रांसपायरेशन से अपना काम कर लेता है। बट फ्लोएम को एनर्जी की ज़रूरत है। फ्लोएम टिश्यू खाने से बनी हुई एनर्जी थोड़ा भी कंज्यूम करते हैं और फिर अपना काम करते हैं। तो एटीपी यूज़ करते हैं प्लांट का, एनर्जी यूज़ करते हैं। जाइलम क्या है? ज़्यादातर डेड है। अब देखो इसके अंदर भी ना डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, क्योंकि मैंने बताया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ हैं, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से बने हैं। तो देखते हैं इनके साथी क्या हैं, कौन कौन इनके अंदर क्या क्या है। जाइलम के अंदर क्या क्या एलिमेंट है? 5 तरह के एलिमेंट हैं, 4 तरह के। जाइलम पैरेन्काइमा, ये रहा, जाइलम ट्रैकियाए, वेसल्स और फाइबर्स। अब देखो सिर्फ और सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग है यहाँ पे, बाकी सब क्या है? डेड डेड डेड। ये ध्यान रखना कि जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग है, बाकी सब डेड है। यार ये मैं यहाँ पे पॉज हो गया हूँ, लगता है कैमरा का कुछ हो गया है क्या? इसको मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर में नहीं दिखूंगा, बियर करना इस बात से, मुझे पता है आप लोग मुझसे कितना वो करते हैं। ठीक है, ये डेड है। काम इनके क्या क्या है ये भी देख लो, स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट है। ट्रैकियाए वाटर को ज़्यादातर ऊपर ले जाता है, वाटर कंडक्टिंग का मेन काम कौन करता है? ट्रैकियाए और वेसल्स मिलके वाटर कंडक्टिंग का काम करते हैं, पानी को ऊपर ले जाना। वेसल्स मतलब जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, जैसे हमारी वेन्स हैं, ऐसे ही जाइलम पैरेन्काइमा क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड, तो स्टोरेज ऑफ स्टार्च वगैरह को स्टोर करता है। जाइलम फाइबर्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। बहुत बढ़िया सर, ये रोल याद रखना है, जिम्नोस्पर्म वगैरह छोड़ो अभी। सीव ट्यूब, अब देखो फ्लोएम के भी भाई कुछ हैं, जाइलम के हैं तो भाई फ्लोएम के भी अपने कुछ है सिस्टम। क्या क्या है? इसके भी 4 पार्ट्स हैं। फ्लोएम, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा, फाइबर्स। अब देखो जो सीव ट्यूब्स हैं और कंपेनियन सेल्स हैं, जैसे वहाँ पे ट्रैकिया और वेसल्स मेन ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे थे, ऐसे इसमें ये दोनों मेन ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, है ना। और फ्लोएम, पैरेन्काइमा, अब इसमें सारे ही लिविंग है, पहले तो ये देख लो, ये दोनों ट्रांसपोर्टेशन काम करते हैं, बहुत बढ़िया। इसमें सारे ही लिविंग है, बस एक डेड है, वो है जाइलम, फ्लोएम, फाइबर। बहुत बढ़िया सर। आगे आगे इनका वर्क देख लो भाई, कंपेनियन सेल्स और ये दोनों बता दिए। फ्लोएम, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा का दोनों जगह एक ही काम है, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज और थोड़ा मूवमेंट ऑफ फूड, क्योंकि फ्लोएम है, फ्लोएम का काम मूवमेंट भी है।
फाइबर का भी दोनों जगह एक ही काम है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो जो पैरेनकाइमा और फाइबर है दोनों जगह एक ही काम है, और इन दोनों का काम थोड़ा चेंज हो जाता है, ये देख लेना तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज नोन एज बेसिक पैकेजिंग टिश्यू इन फूड इन जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक और रोल है आपका पैरेनकाइमा का, जाइलम और फ्लोएम दोनों में पैरेनकाइमा होता है ना, उसका एक और रोल है, इट इज़ यूज एज बेसिक पैकेजिंग टिश्यू इन फूड। अब देखो यार, यहाँ आपको पता भी नहीं होता, आप गेस कर सकते थे कैसे कि यार पैकेजिंग टिश्यू है, फूड की पैकेजिंग करता है, तो फूड की स्टोरेज और पैकेजिंग पैरेनकाइमा ही करता है, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्डियक मसल सेल्स। अब भाई हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू वगैरह ये सब देखे प्लांट के, अब हम थोड़ा एनिमल के भी टिश्यू देख लेते हैं, वैसे देखे थे हमने इससे पहले भी, बट और टाइप ऑफ टिश्यूज़ देखते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहा है मसल सेल्स की, कार्डियक मसल सेल्स की, तो मतलब मसल टिश्यूज़ देखने की बारी आ गई, ठीक है। तो टाइप ऑफ मसल टिश्यूज़ हैं ये आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ मेरे खास दोस्तों, खास भाइयों, ये देखो टाइप ऑफ मसल टिश्यूज़, 3 तरह के होते हैं मसल टिश्यूज़। नाम इनके हर किसी के 2-2 3-3 नाम हैं, नखरे वाले आदमी हैं, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं शहर में, है ना। तो पहला है स्ट्रिएटेड, और क्या बोलते हैं इसे स्केलेटन, और क्या बोलते हैं इसे वॉलेंट्री। अब मतलब क्या है, वो टिश्यूज़ वो मसल्स टिश्यूज़ जिनको हम अपनी वॉयलेशन से, बिना मतलब अपनी मर्जी से चला सकते हैं, ऑफ आर ओन विल, उनको बोलते हैं वॉलेंट्री। अब जिन भी टिश्यूज़ को, जिन भी मसल सेल्स को हम अपनी मर्जी से चला सकते हैं, ऑब्वियसली वो हमारी बोन से कनेक्ट होंगे, है ना, क्योंकि उनको सपोर्ट भी तो चाहिए, तो ऑब्वियसली उनको हम स्केलेटन टिश्यूज़ भी बोलेंगे, स्केलेटन मसल टिश्यूज़ भी बोलेंगे। तो वॉलंटरी अपनी मर्जी से चला पा रहे हैं, और अपनी मर्जी से इसलिए चला पा रहे हैं क्योंकि वो बोन से कनेक्टेड है, इसलिए उन्हें स्केलेटन टिश्यूज़ भी बोलेंगे। तीसरी चीज़ दे आर स्ट्रिएटेड मतलब यार उनके अंदर ना ऐसे डार्क लाइट बैंड होते हैं, डार्क, अगर आप जूम करके देखोगे थोड़ा कहीं जगह पे डार्क, कहीं लाइट, कहीं डार्क, कहीं लाइट, तो इनको स्टीरिएशंस बोलते हैं, तो इसलिए ये स्ट्रिएटेड। तो इनके 3 नाम हैं। इसी का उल्टा दूसरा टाइप ऑफ टिश्यू है जिनको हम अपनी वॉयलेशन से नहीं यूज़ कर सकते, वॉयलेशन बोल रहा हूँ बार बार यार, अपनी विल से यूज़ नहीं कर सकते। तो अपनी विल से जिन्हें यूज़ कर पा रहे हैं उनका एग्जाम्पल बताओ कुछ, जैसे कि अपने आप बाइसेप बहुत दिखाते हो लॉन्डो, तो अपने बाइसेप मसल्स हो गए जैसे, तो अपनी विल से आप उन्हें स्क्वीज, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कर सकते हो। बट क्या आप अपने हार्ट को अपनी मर्जी से रिलैक्स कर सकते हो, अपनी मर्जी से वर्क कर सकते हो? नहीं। क्या आप अपनी इंटेस्टाइनल वॉल की मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। तो उन्हें इनवॉलेंट्री बोलेंगे। अब अगर वो इनवॉलेंट्री हैं तो भाई वो स्केलेटन से कनेक्ट नहीं है, और वो बहुत स्मूथ है, अगर वो अपने आप वर्क कर रही हैं तो बहुत स्मूथ होनी चाहिए कि हल्का सा बोलते ही वर्क कर लें, तो उन्हें स्मूथ मसल्स भी बोलेंगे। और वो अनस्ट्रिएटेड भी हैं, मतलब उनमें डार्क लाइट बैंड वाला सीन नहीं है कि कहीं डार्क है कहीं लाइट है, ऐसा नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, नेम्स वगैरह में, रोल में ध्यान रखना। इनका स्ट्रक्चर, मेरे भाई पानी पीने दो, पानी पीने दो भाई। इनका स्ट्रक्चर दिखते कैसे हैं, बने कैसे हैं? स्ट्रिएटेड तो लॉन्ग हैं, सिलेंड्रिकल हैं, और मल्टी न्यूक्लिएटेड है ना, मतलब इनकी मसल सेल्स के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस है। इसी के उल्टे वाले भाई में यूनी न्यूक्लियस है ना। लॉन्ग है ये, सिलेंड्रिकल शेप्ड है, मतलब ऐसे शेप्ड है सिलेंड्रिकल। लार्क एंड डाइक्ड बैंड्स वो स्ट्रिएशंस, ये मैंने बता ही दिया। इसी का उल्टा ये है भाई, यूनी न्यूक्लिएट है, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है पूरी मसल सेल में, स्ट्रिएशंस नहीं है। स्पिंडल शेप्ड है, ऐसे गांठ सी तरह बने हुए हैं ऐसे करके। लॉन्ग तो ये भी हैं, लॉन्ग भी बोल सकते हो, लॉन्ग है ये, स्पिंडल शेप्ड। लोकेशन बोन्स से कनेक्टेड हैं। ये टेंडेंस वगैरह क्या होता है बताता हूँ आगे। इनकी लोकेशन वो सारी जगह जहाँ पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ऑब्वियसली रटने की ज़रूरत नहीं है, बस दिमाग लगा ले। इतना दिमाग नहीं है तो भाई मत जाओ फोर्सेस में भाई, कि कौन कंट्रोल कर सकते हैं कौन नहीं। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इनसाइड बॉडी, ये सब कोई याद करने की जरूरत नहीं। बॉडी फंक्शंस, लोकोमोशन क्या है, फंक्शंस में ये वाले नहीं, ठीक है। फास्ट कॉन्ट्रैक्शन, अब मसल सेल्स ना फास्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होती हैं
वो क्यों होती हैं? क्योंकि उनके अंदर एक प्रोटीन होता है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से आप मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, स्क्वीज कर सकते हो, है ना। बाकी कुछ भी याद करने की जरूरत है ना, ये ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, तभी इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं। अब तीसरी टाइप आती है कार्डियक मसल्स, आपकी हार्ट की मसल्स स्पेशली। ये क्या है भाई? आपकी इनवॉलेंट्री है, ऑब्वियसली आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है सर। शेप देख लो, ये भी सिलेंड्रिकल है, यूनिन्यूक्लिएट है भाई, एक ही न्यूक्लियस है। तो एक ही शरारती ऐसी मसल सेल्स है जो मल्टी न्यूक्लिएट है, वो है आपकी ये स्ट्रिएटेड वाली, बाकी दोनों यूनिन्यूक्लिएट। फेंट स्ट्रिएशंस हैं, बहुत हल्की हल्की स्ट्रिएशंस हैं, या फिर स्ट्रिएशन नहीं है। अगर ऑप्शन में आ जाए नो स्ट्रिएशन तो हाँ, इनमें स्ट्रिएशन नहीं होती। फेंट स्ट्रिएशन बोल दे तो सही होगा। ये ध्यान रखना, बहुत ही स्लिम डिफरेंस है, ये कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। वॉल ऑफ हार्ट, ठीक है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये नेवर फटीग्स, थकती कभी नहीं है, ऑब्वियसली। स्ट्रिएटेड है, इनवॉलेंट्री है। ये चीज़ ध्यान रख लोगे, बेड़ा पार हो जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा। धन्यवाद सर। आगे देखते हैं। विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कार्टिलेज नॉट फाउंड? अब सर एक कार्टिलेज क्या होता है, सुना सुना तो है। तो देखो, एक टिश्यू, टाइप ऑफ टिश्यूज हमने पढ़ा, मसल टिश्यूज ग्रुप। एक और टाइप ऑफ टिश्यूज पढ़ते हैं जिनमें हम बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलेंगे? कनेक्टिव टिश्यू। अब यार कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं सर? कनेक्टिव टिश्यू जो दो चीज़ों को कनेक्ट करें, ना ना ना, बस बोल दिया, उनका नाम रख दिया, कनेक्ट भी करता है। पहला है आपका ब्लड। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड वेसल्स में होता है, सही। अब हर टिश्यू का ना एक मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स मतलब एक ऐसी बेस लेयर जिसमें उसके सारा सामान चल रहा है, जिसके बेसिस पे सारी चीज़ चल रही है। इसका वो लेयर है प्लाज्मा। प्लाज्मा एक लिक्विड है जिसके अंदर ही टिश्यू, ब्लड का सारा सामान रहता है। आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये इस प्लाज्मा में तैरती रहती हैं। और प्लाज्मा किसका बना है? जो भी आपका फूड है, जो भी आपका वाटर है, सब प्लाज्मा में तो होता है। सॉल्ट, प्रोटीन, हार्मोन। तो हर कनेक्टिव टिश्यू का एक मैट्रिक्स है, मतलब जिसके अंदर मेनली उसकी चीज़ें तैर रही हैं, मतलब उसकी बेस लेयर। फंक्शंस पता है हमें, सारी चीज़ें इधर से उधर ब्लड ही करता है। प्लाज्मा इज अ मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, ध्यान रखना। लिम्फ, अब लिम्फ क्या होता है सर? ये यार लिम्फ भी ना एक ब्लड का ही छोटे से छोटा भाई है, मतलब ब्लड जैसा ही फंक्शन करता है, चीज़ों को इधर से उधर ले जाता है, बट बहुत ही स्मॉल लेवल पे। मान लो ब्लड आपका हाईवे है, हाईवे से अंदर सड़कें चली जाती हैं ना, शहर की तरफ, किसी एक शहर की तरफ। तो एक शहर पहुंच गया हाईवे, फिर शहर में सेक्टर की तरफ सड़कें जा रही हैं, ये होती है कैपिलरीज। मैं स्पेलिंग देख लेना, पक्का नहीं है कि सही हो। कैपिलरीज, पता नहीं, एल का में, पी का में, पता नहीं। हाईवे आपका ब्लड वेसल्स है ना, कैपिलरीज। और फिर यहाँ सेक्टर में जाने के बाद भी गलियाँ आ जाती हैं बहुत छोटी छोटी, उनको बोलते हैं आपका लिम्फ्स। मतलब टिश्यूज़ के अंदर, बीच में, टिश्यूज़ के बहुत अंदर जाके, यहाँ बीच में स्पेस में क्या होता है, ब्लड प्रेशर बहुत होता है कैपिलरीज में, थोड़ा थोड़ा ना ब्लड लीक कर जाता है यहाँ से, और यहीं जम जाता है ब्लड सेल्स, मसल सेल्स वगैरह के बीच में। फिर एक और छोटा सा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, छोटी छोटी गलियाँ, वो इनको कैरी कर लेता है अपने साथ, जिनको लिम्फ बोलते हैं। तो लिम्फ धीरे धीरे ये चीज़ें, ये सारा ब्लड लेता हुआ दोबारा कनेक्ट हो जाता है अपना हाईवेज के साथ, वेसल्स के साथ, है ना। तो लिम्फ होता है भाई, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्ट कर रहा है। लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड्स, ये सब चीज़ें हैं इसमें, ये बोलते हैं इन्हें लिम्फ लिम्फ लिम्फ। लिम्फ में आरबीसी नहीं होते, नो आरबीसीज, इसलिए रेड नहीं होता, क्लियर फ्लूइड है, रेड कलर नहीं है। इनके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो जो लिम्फ से कनेक्टेड है सारा, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का मेन काम क्या होता है? पैथोजेंस से लड़ते हैं, जो भी बॉडी को हार्मफुल पैथोजेंस, जो भी आपके बैक्टीरिया, फंगाई फलाना ढिकना, इनको क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। तो लिम्फोसाइट्स किस में होते हैं? लिम्फ में, और एक तरह से इम्यून सेल्स हैं बॉडी के। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई गलियां हमारी। बोन्स भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये नहीं याद। स्केलेटन फ्रेमवर्क, बोन किससे बनी है? बोन का मैट्रिक्स क्या है?
हर चीज़ का मैट्रिक्स बात कर रहे हैं ना, जो बेस है उनका। बोन का मैट्रिक्स है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स, ध्यान रखना, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये नहीं याद रखना। ये सारा काम है, हार्डेस्ट टिश्यू है, हार्डेस्ट टिश्यू है बोन। ऐसे ना याद भी नहीं होता तो टिक करके आ सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है। और भी हैं, और भी हैं, भी रुक जाओ, ये भी है, ये भी आपके क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। अब आ गया आपका कार्टिलेज। कार्टिलेज एक बहुत ही प्यारा सा, मतलब जिसके अंदर बहुत ही स्पेस हो, स्मूथ हो बहुत ही। तो आपकी नाक में कार्टिलेज होता है, ट्रैकिया में लंग्स की एक पार्ट है, लेरियक्स में गले के वहाँ पे, ईयर में, तभी आप कान को ऐसे मरोड़ देते हैं ना, घर भर दोस्त मरोड़ देता है, टीचर मरोड़ देता है आराम से। क्यों? क्योंकि बड़ा फ्लेक्सिबल है, बोन नहीं है वो, मसल नहीं है वो, जॉइंट्स में होता है आपका। तो लोकेशन तो सबकी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर कार्टिलेज की। अब ये किसका बना हुआ है, इसका मैट्रिक्स क्या है, प्रोटीन एंड शुगर, ध्यान रखना सबके मैट्रिक्स। फ्लेक्सिबल है, जॉइंट की फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, फ्लेक्सिबल है क्योंकि मोड़ तोड़ लो उसे। ए वेस्कुलर है हमारा भाई, ए वेस्कुलर मतलब इसमें वेसल्स नहीं है, इसमें कैपिलरीज या फिर लिम्फ वगैरह, वेसल्स वगैरह नहीं पहुंचती। तो सर क्या पहुंचता है यहाँ, कैसे ब्लड आता है इनके अंदर, कैसे ये अलाइव रहती है, क्योंकि ब्लड चाहिए, ब्लड से ही तो फूड मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, एक्टिव रहेगा। तो भाई इसमें न्यूट्रिशन आता है डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ, कोई भी चीज़ जब हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे, उसे डिफ्यूजन बोलते हैं उस प्रोसेस को। आप तो कहते हो सर ऑस्मोसिस बोलते हैं, ऑस्मोसिस इसी चीज़ को जब सॉल्यूशन में कोई ये जब होता है तब ऑस्मोसिस बोलते हैं, वैसे डिफ्यूजन बोलते हैं। बोन से सॉफ्टर होता है ऑब्वियसली। स्पेस बहुत होता है, लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस, इंटरसेल्युलर स्पेस किसमें, कार्टिलेज में। एरियोलर टिश्यू, इनमें भी काफ़ी स्पेस होता है, लूज लूज से होते हैं। अब इनकी कहाँ पे पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है लोकेशन, बिटवीन स्किन एंड मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। और कहाँ पे, बोन मैरो में। ये आपका प्रॉपर एनसीईआरटी है मेरे भाई, मैंने कहीं से नेट से नहीं चेपा, एक चीज़ याद है, एनसीईआरटी पढ़ रखी है, अंडरलाइंड है, वहाँ से सारा लिखा हुआ है, ये लोकेशन ध्यान रखना। मैट्रिक्स क्या है इसका, कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन, कोलेजन पढ़ते हो ना आप, स्किन में कोलेजन होता है, इसका ये मैट्रिक्स है। इसका काम क्या है बेसिकली, एक तो खाली जगह को भरता है, फिल्स एम्प्टी कैविटीज़, जहाँ भी एम्प्टी कैविटी होती है ब्लड उनको भरता है। तभी तो कोलाजन आपका होता है ना स्किन में, जो आपका ट्रीटमेंट्स वगैरह करवाती हैं आपकी लेडीज़ लोग, वो क्या करती हैं, कहीं पर डार्क गड्ढा है, अंडर आइज वगैरह, उसमें कोलेजन से फिल्ड करा लेती हैं, ये सब चीज़ें कोलेजन को रिप्लेनिश कराती हैं स्किन में, ताकि स्किन स्मूथ फ्लफी दिखे, ठीक है। और क्या करता है ये एरियोलर टिश्यू, टिश्यू रिपेयर में भी हेल्प करता है। पैकेजिंग टिश्यू बोलते हैं इसे। प्लांट्स के अंदर पैकेजिंग टिश्यू किसको बोलते हैं भाई, पैरेन्काइमा को। इसको यहाँ पे एनिमल सेल्स के अंदर, याद रखना, एनिमल सेल्स अलग, प्लांट सेल्स अलग, इसको एनिमल सेल में पैकेजिंग टिश्यू बोलते हैं। इट इज़ फर्स्ट डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, क्यों, क्योंकि स्किन और मसल्स के बीच में ये बैठा है। तो ये ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना, स्पेशल यूपीएससी पॉइंटर्स बनाए हैं मैंने आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एडिपोज टिश्यू आपका फैट का साथी, फैट जिसको आप बहुत बुरा मानते हो, आपको पता नहीं कि वो आपकी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एडिपोज टिश्यू स्टोर करता है फैट को, फैट स्टोरेज, इंसुलेशन और कुशनिंग, ये काम है फैट का। और क्योंकि फैट एडिपोज स्टोर करता है, इसलिए फंक्शंस में ये डाल दिया। अब अगर आपका फैट, देखो हम लोग ना एक चीज़ ध्यान रखना, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को बताता हूँ, इंडिया में गर्मी ज़्यादा है, उसमें रह रह के हमारे दिमाग से बात निकल जाती है कि हम लोग गर्मी में नहीं रह रहे। हमारी किस्मत अच्छी है कि हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं, यूनिवर्स पूरा ठंडा है, फ्रीजिंग कोल्ड जमा पड़ा है, हमारी किस्मत अच्छी है, हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ हीट आ रखी है। और अर्थ में भी हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे अच्छी खासी हीट है, इंडिया ज़्यादा हीट है पर। तो इसीलिए फैट इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी बॉडी ठंडी ना पड़े, इंसुलेशन देता है, हीट को एस्केप नहीं होने देता बॉडी से, और कुशनिंग देता है। आप कहीं गिर गए, एक्सीडेंट हो गए, लग गई, किसी ने आपको पंच मार दिया, फैट होगा बॉडी में, एब्जॉर्ब कर लोगे। बहुत बढ़िया सर। वाइट और ब्राउन एडिपोज टिश्यू होते हैं, ये बहुत नए पॉइंट्स हैं, आपने कहीं सुने नहीं होंगे, क्योंकि मैंने मेहनत से निकाले हैं, पेपर में पूछ सकता है।
ब्राउन किस में होता है? न्यूबॉर्न में। ज़्यादा हीट, वो ज़्यादा हीट इंसुलेट कर सकता है, क्योंकि न्यूबॉर्न नए नए पैदा होते हैं, उन्हें असिस्टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, याद रखना। कहाँ कहाँ होते हैं एडिपोस? जहाँ जहाँ फैट ज़्यादा होता है, ये रेगुलेशन। ठीक है मेरे भाइयों, ये थे आपके क्या, कनेक्टिव टिश्यू। अब देखते हैं, पीछे भी पूछा था मैंने, बताया क्या कार्टिलेज कहाँ पे नहीं होती। हमने देखो यहाँ पे क्लियर गिवन है, नोज़ में होती है, ट्रैकिया में होती है, जॉइंट हमने पढ़ा है जॉइंट में होती है, तो नी जॉइंट भी एक जॉइंट है, यहाँ होती है, तो यहाँ नहीं होती। तो दोबारा बोल रहा हूँ, अपनी पढ़ी हुई चीज़ों पे भरोसा करना साइंस में, और छोड़ के मत आना आप वो आंसर 50% वाले आंसर तो लगाते ही आने हैं, जो 2 में कन्फ्यूजन है। एक और क्वेश्चन है आपका, ये शायद एनडीए का है, कार्टिलेज कहाँ नहीं होती? एरियक्स में होती है, नोज़ में होती है, ईयर में होती है, यूरिनरी ब्लैडर में नहीं होती। हमने पढ़ा नहीं है कुछ भी कि नहीं होती या नहीं होती, इसमें होती है या नहीं होती, बट हमने ये पढ़ा है इन तीनों में तो होती है, तो बस फिर इससे ये भी हो गया। तो एनसीईआरटी से बाहर मुझे तो भाई कुछ आता नहीं दिख रहा है, और कुछ आता दिख रहा है तो आप कहीं से भी पढ़ लो, वो आपको नहीं आएगा, क्योंकि आपको क्या पता, इतना वास्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज हेल्प कनेक्ट टू बोन्स? अब ये और एक चीज़ है, ये भी देख लो एक बार भाई। 2 चीज़ होती हैं आपका, टेंडेंस और लिगामेंट्स। ये भी आपका कनेक्टिव टिश्यू से ही रिलेटेड है, मतलब आपके बोन्स और मसल से रिलेटेड है। तो टेंडेंस क्या करता है आपका? टेंडन आपका बोन और मसल को जोड़ता है, और लिगामेंट आपका बोन को जोड़ता है ना। ऐसा तो नहीं हमारी बॉडी में एक ही बोन है या फिर एक ही मसल है, अलग अलग पेयर ऑफ बोन है, अलग अलग नंबर ऑफ बोन है, उनको आपस में कंबाइंड चलती हैं काफ़ी बार। पूरा हाथ उठा सकते हैं, पूरा लेग उठा सकते हैं, उसमें अलग अलग बोन और मसल है। वो कैसे? क्योंकि वो आपस में जुड़ी हुई हैं। और कैसे जुड़ी हुई हैं? टेंडन से, तो ये बोन और मसल, और लिगामेंट से ये। अब भाई जो ये टेंडेंट्स आपके होते हैं ना, टेंडेंट्स आपके बहुत, लिगामेंट्स, जो लिगामेंट होते हैं आपके फ्लेक्सिबल बहुत होते हैं, मोर फ्लेक्सिबल, बट स्ट्रॉन्ग इतने नहीं होते, लेस स्ट्रॉन्ग। मैं कंपैरेटिवली बात कर रहा हूं इन दोनों के बीच में। टेंडेंट्स आपके लेस फ्लेक्सिबल होते हैं बट स्ट्रॉन्ग बहुत होते हैं, मोर स्ट्रॉन्ग। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इन दोनों में कौन फ्लेक्सिबल ज़्यादा है, कौन स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है, और किस किस को जोड़ते हैं। ये कोई टाइप ऑफ टिश्यू नहीं है, ये अलग ही चीज़ है ना। ये कनेक्टिव टिश्यू में नहीं आएंगे, टिश्यू नहीं है, ये अलग ही चीज़ है। ये जोड़ते हैं बस कनेक्टिव टिश्यूज़ को। तो फॉलोइंग हेल्प कनेक्ट 2 बोन्स, तो 2 बोनों को कौन जोड़ता है? लिगामेंट। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। हैप्पी फेस बना के जाइए। मेरा हैप्पी फेस नहीं है तो ये देख लीजिए, है ना, कैमरा में कोई प्रॉब्लम हो गई थी। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप यार अच्छे से इसको पढ़िए और ये सीरीज़ को फॉलो करिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है।